नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए कि हम बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं। बैक्टीरियोफेज के डीएनए को प्योरीफाई करना रिलेटिवली सिंपल होता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने टोटल सेल डीएनए या जो प्लाज्मिड का डीएनए होता है उसे बैक्टीरिया से लेना होता है और सेल एक्सट्रैक्ट से प्योरीफाई फिर करना है, जबकि बैक्टीरियोफेज का डीएनए हमने बैक्टीरिया से लेना है और इसमें जो कंटेंट्स होते हैं डीएनए के अलावा वो बहुत कम होते हैं, जस्ट प्रोटीन्स होती हैं। अब बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसे लेने के लिए हम कोई भी एक ऐसा मीडियम बैक्टीरिया का जो कि इन्फेक्टेड है किसी बैक्टीरियोफेज से, हमने वो मीडियम लेना है। अब ज़ाहिर है उस मीडियम में बैक्टीरियोफेज या जिसे हम वायरस कहते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो प्रोटीन कोड है और दूसरा इसका डीएनए है। अगर हम उसे डीप्रोटीनाइज कर दें, प्रोटीन कोड को रिमूव कर दें, तो जो हमारे पास मटेरियल बचेगा वो उसका डीएनए होगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मीडियम है, हमने ये वहाँ से लिया जहाँ पर कोई इन्फेक्टेड बैक्टीरियम ग्रो कर रहा है, इन्फेक्टेड बैक्टीरियम मीडियम है। अब इस बैक्टीरियम मीडियम में बैक्टीरियोफेज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इसको डीप्रोटीनाइज़ करते हैं और डीप्रोटीनाइज़ करने के बाद हम इसका जो है सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस में जो हमारे पास सुपरनेटेंट आएगा उसमें बैक्टीरियोफेज होंगे और देन हमारे पास जो डेब्रिस की फॉर्म में मटेरियल आएगा वो हमारे पास बैक्टीरिया होंगे। इसकी रीज़न ये है कि जो बैक्टीरिया हैं उनका जो हमारे पास उनकी डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियोफेज। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इसको हमने डीप्रोटीनाइज़ कर लेना है। डीप्रोटीनाइज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स रिमूव हो जाएंगी, डीएनए बच जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो वायरसेस होते हैं उनमें डीएनए जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। सो एक मैक्सिमम जो हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 1 ml से, दैट इज़ नियरली 10⁻10। हमारे पास अगर हम कल्चर मीडियम है तो उसमें से जो हमें डीएनए मिलेगा दैट विल बी नियरली ऑफ 500 नैनोग्राम ऑफ डीएनए। लार्ज कल्चर वॉल्यूम्स जो हम इस केस में फिर यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास जैसे अभी हमने देखा कि 1 ml हमने कल्चर मीडियम यूज़ किया जिसमें टोटल जो बैक्टीरियोफेज थे 10⁻10 थे, तो उसमें से हमने जो डीएनए मिला वो 500 नैनोग्राम था। सो अगर हमें ज़्यादा डीएनए चाहिए तो हम जो कल्चर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करेंगे, बजाय इसके कि हम 1 ml यूज़ करें हम 500 ml टू 1000 ml तक कल्चर मीडियम जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हमें जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए। नेक्स्ट हमने इसमें ये समझना है दैट हाउ वी कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अ कल्चर, कि हम एक जो बैक्टीरियोफेज का कल्चर है उसकी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँ दैट हाउ वी कैन अटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम द कल्चर मीडियम। डेफिनेटली अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया की लाइसेंस होगी देन हमारे पास जो कल्चर मीडियम में बैक्टीरियोफेज आएंगे उनका नंबर ज़्यादा होगा। नॉर्मली बैक्टीरियोफेज में ये एबिलिटी होती है कि वो लाइसोजेनिक जो साइकिल है वो अटेन करता है अनटिल के उसमें इंडक्शन ना हो। अब अगर लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया है तो ऐसे केस में जो बैक्टीरिया की लाइसेंस होगी वो कम होगी, बैक्टीरिया की लाइसेंस कम होगी सो हमारे पास बैक्टीरियोफेज कम आएंगे। अब हमने इंडक्शन करवानी है कि लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो लिटिक साइकिल में चेंज हो जाए। अब इस केस के लिए हम जो है टेक्निक यूज़ करते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन करवाते हैं, दैट इज़ इन द C1 जीन। जो C1 जीन है ये एक ऐसा जीन है जो कि लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन करवा देंगे C1 जीन में तो C1 जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। C1 जीन इनएक्टिवेट होगा तो वो जो हमारे पास पहले लाइसोजेनिक साइकिल था अब वो लिटिक साइकिल में चेंज हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक टेक्निक होती है जिससे हमारे पास जो कल्चर है बैक्टीरियोफेज का उसकी अमाउंट या उसका जो टाइटर है या कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। हमने किया क्या है कि बैक्टीरियोफेज जो है उसके लिटिक साइकिल को इंक्रीज़ कर दिया है, उसमें
जो है इंडक्शन उसके रेट को इंक्रीज़ करके, इंडक्शन हमने कैसे इंक्रीज़ किया है, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन करके। जी, यहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसिटिव इंडक्शन है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये बैक्टीरियोफेज है। अब अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं तो बैक्टीरिया जो हैं वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, और ये जो बैक्टीरिया हैं दे आर प्रेजेंट इन लाइसोजेनिक साइकिल अलॉन्ग विद इट्स प्रोफेज। अब नेक्स्ट केस में ये होगा कि अगर हम टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन करते हैं तो वो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट हो गया है, और जो लिटिक साइकिल है वो स्टार्ट हो गया है। सो इसे हम टेम्परेचर बेस्ड जो है वो इंडक्शन कहेंगे। आपको पता है कि इंडक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है या एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हमारे पास एक जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो स्पॉन्टेनियस लिटिक साइकिल में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। बैक्टीरियोफेज की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का एक मेथड तो ये था कि हमने उसमें इंडक्शन जो है वो इंड्यूस करवा दिया, जिससे लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो लिटिक साइकिल में चेंज हो गया। लेकिन इसका दूसरा मेथड ये होता है कि हम ऐसे बैक्टीरियोफेज प्रिपेयर कर लें कि जिनमें वो जीन्स ही ना हो जो लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि वो जीन्स ही ना हो जो वायरल डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को बैक्टीरिया में इंटीग्रेट कर सकें और उसके बाद उसे एक्साइज करवा सकें। तो अगर वो जीन्स ही नहीं होंगे तो जैसे ही कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया में आएगा तो वो लाइसोजेनिक साइकिल में नहीं जाएगा बल्कि लिटिक साइकिल ही परफॉर्म करेगा। यहाँ पे इस डायग्राम में हमें वो मेथड बताया गया है जिसके ज़रिए से हम बैक्टीरियोफेज को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैक्टीरियोफेज का सस्पेंशन लेना है, फिर उसमें PEG प्लस NaCl ऐड करना है। देन उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, उनको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने से वो पैलेट की फॉर्म में सस्पेंड कर जाएंगे, ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। देन हमारे पास ये जो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स हैं हम इनको अपनी मर्ज़ी की डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है इनका सॉल्यूशन फिर से बना लेंगे। जितना सॉल्यूशन हमें चाहिए, जितनी कंसंट्रेशन में, वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं कोई भी सॉल्वेंट डिज़ोल्व करके जो कि रिकमेंडेड हो। कीप इट इन माइंड कि हमने पहले बात की थी कि हम 500 to 1000 ml जो है वो सस्पेंशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इतना सस्पेंशन लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी उसमें जो बैक्टीरियोफेज हैं। सो बेसिकली ये जो कलेक्शन ऑफ फेज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड कल्चर, इस सारे का पर्पज़ ये है कि आपने उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना है। सो इसी के लिए ये जो डायग्राम में शो किया गया मेथड ये कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ही है, कि जिसमें आप एक मटेरियल यूज़ करते हैं कॉल्ड एज पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल PEG, और साथ में NaCl, जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। अब उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और उसे सेपरेट कर लेते हैं। नियरली हमने इसकी कंसंट्रेशन को, वो जो टोटल हमने सोल्यूशन लिया था 500 to 1000 ml, उसको हमने रिड्यूस करना है नियरली 5 ml या इससे भी कम तक, ताकि उससे आसानी के साथ DNA एक्सट्रैक्ट किया जाए और वो मैनेजेबल भी हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास प्योरीफिकेशन का है। आपको पता है कि हमने अब इस बैक्टीरियोफेज में से जस्ट प्रोटीन्स को रिमूव करना है। प्रोटीन्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास DNA बच जाएगा। प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए हम इससे पहले जो मेथड यूज़ कर चुके हैं टोटल सेल DNA प्योरीफिकेशन में, कि हमने फ़िनोल यूज़ किया था। फ़िनोल को यूज़ करने से प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट कर दी थी। अब वो जो प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट करेंगी तो वो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से रिमूव कर लेंगे। Deprotonase of the redissolved PEG precipitate is sometimes sufficient to extract pure phage DNA। कि हमने जस्ट PEG प्रेसिपिटेट्स को डीप्रोटोनाइज़ किया है, सो हमारे पास जो है वो प्योर फेज या बैक्टीरियोफेज का DNA आ गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें बैक्टीरिया की सेल डेब्रीज भी होती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम फिर सीजियम क्लोराइड का जो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड है उसको यूज़ करते हैं।